नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। पीएम अवार्ड्स पर आधारित खास सीरीज अभिनव पहल 3.0 में एक बार फिर हम हाजिर हैं त्रिपुरा के गंगानगर ब्लॉक की बदलती हुई तस्वीर के साथ। गंगानगर को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार सिविल सेवा दिवस समारोह के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी में दिया गया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से प्रदान किया गया। गंगानगर ब्लॉक के 2200 से अधिक घरों को सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क से जोड़ा गया है और 100% सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड भी दिया गया है। वहीं 1600 घर बनाए गए और ब्लॉक में 100% गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण भी वितरित किया गया। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कलेक्टर सजू वाहिद ए और गंगानगर ब्लॉक के एडिशनल बीडीओ देबुबरन देव वर्मा जी मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत के पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। त्रिपुरा के धलाई जिले का गंगानगर ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत अब बदलाव की नई मिसाल बन रहा है, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सशक्तिकरण ने विकास को नई दिशा दी है। सबसे इम्पोर्टेंट फोकस हमने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में दिए थे। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन का फर्स्ट ANC इसमें भी हमने ध्यान दिए थे और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट मदर का और 6 महीने से लेकर 6 साल का बच्चों का भी हमने ध्यान दिया। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किया गया था और डिलीवरी करने के बाद ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मां को दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ने जरूरतमंदों को अपना घर देकर न सिर्फ पक्की छत दी, बल्कि उन्हें सुरक्षा और सम्मान से जीने का हक भी दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें अपना आशियाना मिला। अब हर त्योहार हम अपने घर में खुशी के साथ मनाते हैं। हमने यहाँ पे साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम किया। उसके अंतर्गत हमने जितने भी वेस्ट यहाँ पे होता है उसका साइंटिफिकली सेग्रीगेट करके इसका डिस्पोज करने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। सोशल डेवलपमेंट KPI के अंतर्गत सारे दीदी लोगों को TRLM का अंतर्गत ट्रेनिंग देकर सेल्फ ट्रेनिंग दिया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी लागू कर दिए और इसके वजह से उनका रेवेन्यू जनरेशन शुरू हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद मुझे आत्मनिर्भर बनने का हौसला मिला। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्कूलों में एक बड़ी समस्या ये थी कि दूर दराज इलाकों में स्थित होने के कारण कई स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता कम होती थी, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता था। इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा सारथी मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा शुरू की गई। अब इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या पूरी तरह दूर हो गई है। गंगानगर ब्लॉक की ये यात्रा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की सफलता की एक प्रेरक मिसाल है, जो जन भागीदारी और सुशासन के जरिए विकसित भारत के सपने को जमीनी हकीकत में बदल रही है। गंगानगर को पूरा भारत का सबसे नंबर 1 ब्लॉक बनाना हमारा कोशिश है। तो देखा आपने कि किस तरह से गंगानगर ब्लॉक की तस्वीर बदली गई। हमारे साथ धलाई ज़िले की, जहां पर गंगानगर ब्लॉक आता है, उसके कलेक्टर सजू वहीद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको कि पीएम अवार्ड से आपके ज़िले धलाई को नवाजा गया। शुरुआत करना चाहूँगा आपसे कि जो गंगानगर ब्लॉक है किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म किया गया और ये जो अभी मूवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाया गया, कैसे ये विचार आपके जहन में आया? गंगानगर ब्लॉक मेरा धलाई ज़िले में 8 ब्लॉक है। उसमें से ट्राइबल इलाका में सबसे पीछे वाला ब्लॉक गंगानगर था।
इसका एक आंकड़ा ऐसा है कि पहले जब एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम शुरुआत हुए थे तो पहला जब रैंक लिस्ट डिक्लेयर किए थे डेल्टा रैंकिंग, तो गंगानगर का रैंक था 456। तो लास्ट टाइम 2024 सितंबर में जब हमारा जो दोबारा डेल्टा रैंकिंग बार बार हुए थे, वो डेल्टा 24 सितंबर में जो डेल्टा रैंकिंग हुआ था उसमें हम 3rd रैंक इन द कंट्री हुआ है, और जोन में जो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में हम पहला नंबर में आ गया। तो इसका काम करने के लिए तो पिछले 2 साल का तो बहुत सारे काम किए थे। 5 डिफरेंट इंडिकेटर्स में मल्टीपल KPIs होते हैं, सभी जिसमें तो एक एक करके हमको काम करना पड़ा। तो एक एक कर में तो जो भी कैरेक्टर्स, जो भी फीचर्स होता है, इसमें से अलग तरीके से और इनोवेटिव रूप से काम करना पड़ा। जैसा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में एक तरीके से, और सैनिटेशन में एक तरीके से, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा SSG के बारे में जब बात किया था, इसमें भी अलग अलग तरीके से काम करना पड़ा और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमको अपनाया, और उसके बाद ही हमको ये अचीव कर पाया। आम लोगों के अगर फ़ायदे की मैं बात करूं तो किस तरह का एडवांटेज वहाँ के आम लोगों को मिला इस योजना के ज़रिए? अगर हमने आम लोगों के बात करेंगे तो सबसे बड़ा है कि सोशल वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हमारा जितने भी 100% एलिजिबल फैमिलीज़ को हमने SSG के अंतर्गत लेके आया और इनको रिवॉल्विंग फंड दिया गया। और SSG ऐसा एक चीज़ है कि इसमें हमने ट्रेनिंग दे जा सकते हैं, और ट्रेनिंग दिया गया, और इन लोगों को रेवेन्यू जनरेशन में बहुत सारे काम आया, और इनका रेवेन्यू में भी बढ़ावा देखना शुरू हुआ। इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट में जैसा हमारा प्रेग्नेंट मदर का जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारे 80% के 70% के आसपास थे, 30% के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होते थे, वहाँ पे हमको काम करना पड़ा, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हमने 100% किया गया। और गर्भवती माँ और 6 महीने से लेकर 6 साल के जो भी बच्चे होते हैं, और इनका भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, उसमें भी हमारा बहुत ही पीछे थे, उसमें भी हमने आगे लेके गया, और अभी गर्भवती माँ को और बच्चों को भी हमने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिए जाते हैं। और इसके सबसे बड़ा है कि गंगानगर ब्लॉक में जो भी मार्केट एरिया होता था कि बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते थे, और सैनिटेशन में बहुत पीछे थे। तो इसमें हमने साइंटिफिक सेग्रीगेशन और बाकी सिस्टम्स लेके आए थे, उसके वजह से वहाँ पर पूरा क्लीनलीनेस लेके आया। तो आज सुबह भी हमने देखा है, एक तस्वीर देखा है जहाँ पे सेग्रीगेशन दुकान में फैमिली वो खुद कर रहा हूँ, और उसका सेग्रीगेशन करके हमारा जो SSG ग्रुप है उनको दे रहा हूँ। ये पहले देखने का नहीं मिला था। एक बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपने वहाँ पर महसूस किया। हमारे साथ वर्मा जी भी हैं जो गंगानगर ब्लॉक के BDO हैं। चूँकि BDO किसी भी ब्लॉक का एक तरीके से लीडर होता है जो विकास के जो कार्य होते हैं उनको लीड करता है। तो वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अवार्ड आप लोगों को मिला, खासकर आपके ब्लॉक को, एक बड़े गर्व की बात होती है ये, और आप मौजूदा उसके BDO हैं, तो किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा इतनी बड़ी योजना को ज़मीन पर लाने के लिए? अगर देखा जाए तो ऐसे BDO ओवरऑल जो डिपार्टमेंट है उसके साथ जो इनिशियली जो कोऑर्डिनेशन का जो मामला है वो पहले हमें वो देखना पड़ता था जो, और उसके बाद गंगानगर बीइंग इंटीरियर जो एज वेल एज जो जियोग्राफिकली जो उसका जो प्रॉब्लम है और उसको देखना भी हमें पड़ा। उसके बाद साइड अलोंग साइड और भी जो दिक्कतें हमें फेस करना पड़ा वो है जो स्कैटर्ड हैबिटेशन, तो गवर्नमेंट सर्विसेज को वहाँ तक लेके जाना वो वन ऑफ दी जो इशू में एक हम मानते हैं, और उसको हमने टेकल करने के लिए डिफरेंट जो काम करना पड़ा डिपार्टमेंट के साथ, जो कोऑर्डिनेशन को थोड़ा अच्छे से ज़्यादा वो करके अच्छा करके। उसके बाद और एक प्रॉब्लम हमने देखा और फेस किया वो था कि जो पब्लिक के अंदर जो वो था, जो माइंडसेट था, वो इनिशियली अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव था टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एजेंसी। तो वो अभी इट हैज़ बीन चेंज कंसिडरेबली। अब अगर आप देखें तो इट हैज़ बीन चेंज, तो वो भी एक अच्छा साइड है जो कि हम कह सकते हैं। तो वही
और वही है जी। तो जैसे पब्लिक के माइंडसेट में बदलाव आया, वीडियो साहब बता रहे हैं, संपूर्णता अभियान जो कार्यक्रम है आपके, इसके अगर मैं एक ब्रॉडर सेंस में इसके मकसद को जानना चाहूँ, क्योंकि ये मिला तो एक ब्लॉक को है, लेकिन इसका असर आपके ज़िले पर निश्चित तौर पर पड़ेगा, बाकी ज़िलों पे पड़ेगा, पूरे राज्य पे पड़ेगा, और कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है ये कुछ जो योजनाएं होती हैं वो भारत के दूसरे राज्यों और दूसरे ज़िलों में रेप्लिकेट की जाती हैं। तो ज़मीनी स्तर पर बतौर कलेक्टर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, और कैसे इसको आपने, जैसे कहते नहीं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उसमें आपने कैसे इसको तब्दील किया? संपूर्णता अभियान में एक बहुत ही बढ़िया एक स्कीम नीति आयोग ने चुनौती किया था और उसमें सामना करना, उसको करने के लिए बोला था। ये संपूर्णता अभियान में हमको 6 इंडिकेटर्स को सैचुरेशन करने के लिए बोला गया। तो 6 इंडिकेटर में से एक दो इंडिकेटर ऐसा था कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का 100% कवरेज करना। तो वो गंगानगर में 23% के आसपास थे। उसको 100% लेके जाना माने 60 ईयर ओल्ड, 30 ईयर के ऊपर, 60 नहीं 30 ईयर के ऊपर वाला जो भी लोग होता है सबको हमको डायबिटिक और हाइपरटेंशन टेस्ट करना पड़ता है। नॉर्मली ये रिमोट इलाका में ये लोग हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में तो ध्यान नहीं देते हैं, और एनसीडी के मुख्य रूप में तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग भी नहीं करता। तो इसके वजह से इसका जो परसेंटेज बहुत ही कम थे। तो इसको टेस्टिंग को 100% करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसको हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन का जो भी आशा वर्कर जो है वो घर घर में जाके उनका टेस्टिंग करा, लेकिन उसका करने से भी हमारा नंबर ज़्यादा बढ़ा नहीं। तो इसमें मेजर इशू हुआ था कि ये रिमोट एरियाज़ में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जूम करने वाला लोग होता है। तो वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उनका जूमिंग में रिमोट फॉरेस्ट एरिया में जाकर वो खेती बाड़ी करते हैं। तो उस टाइम में तो घर में रहते ही नहीं, तो वो आता भी नहीं। तो इसलिए हमने एक नया इनोवेटिव आइडिया वहाँ पे लगाया। क्या किया था कि सैटरडे का, शनिवार के दिन वो सभी लोग मार्केट में आते हैं। तो मार्केट में उनका जो भी परचेज वगैरह करते हैं वो मार्केट डे में आते हैं। तो वो मार्केट डे में हमने कैंप कंडक्ट किया। तो कैंप में तो हेल्थ कैंप कंडक्ट करने से भी लोग नहीं आता है, इसलिए तो हमने इसका हेल्थ कैंप के साथ साथ सर्टिफिकेट कैंप भी चलाया, जैसे इनकम सर्टिफिकेट देना, ST सर्टिफिकेट देना, PRTC रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना, ये सारा एक साथ कर दिया। उसके साथ हेल्थ का भी रख दिया। तो तब तो सादा लोग आना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ हेल्थ का टेस्टिंग अगर करेंगे और आपको एक लकी ड्रॉ का कॉम्बिनेशन में भी लगा देंगे। इसके वजह से जो 10-15 के आसपास हमारा टेस्टिंग होता था बढ़कर 120 200 के आसपास लोग टेस्टिंग करना शुरू कर दिए। ये जो स्ट्रैटेजी बहुत ही सक्सेसफुल लगा। तो सितंबर लास्ट तक हमारा सैचुरेशन करना था, हमने अगस्त में ही कर लिए। और ये जो स्ट्रैटेजी है हमने इसको हमारा बाकी ब्लॉकों में और बाकी इलाकों में भी लागू कर दिया। और ये लागू करके मेरा एनसीडी स्क्रीनिंग पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये 20% से लेकर 88% तक लेके आकर पूरा स्टेट में सबसे हाईएस्ट एनसीडी स्क्रीनिंग करा दिया। और सेम स्ट्रैटेजी मेरा दलाई डिस्ट्रिक्ट में तो मलेरिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो सेम स्ट्रैटेजी हम मलेरिया स्क्रीनिंग में भी उपलब्ध किया। और जो भी लोग टेस्टिंग करते हैं उनका खाने का सुविधा और बाकी सुविधाएं देने शुरू कर दिए। और उनका क्या प्रॉब्लम है वो देखकर हमने, रादर देन गोइंग अप टू देयर होम, तो वो जब हमारे पास आता है और उसका मौका यूज़ करना शुरू कर दिया। ये बाकी स्टेटों में और बाकी रिमोट एरिया में ये लागू कर सकते हैं। ये लागू करके ऐसा सर्विसेज हम बहुत दूर दूर रहने वाला लोगों को लिए पहुंचाने के लिए आसान होगा। तो ये संपूर्णता अभियान में हमको ये एक मौका मिला। और इसमें दूसरा, जैसा मेरा वीडियो साहब ने जो बोला, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो संपूर्णता आने के बाद हम ये कोऑर्डिनेशन ले आ पाया। तो ऐसा बहुत सारा जानकारी और सुविधा, हम ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी जो 6 KPI करने के लिए संपूर्णता 1.0 कर दिया, हम संपूर्णता 2 करने वाले जा रहा हूँ और बाकी KPIs को भी सैचुरेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ। हेल्थ के क्षेत्र में देख रहा हूँ मैं कि जो एंटीनेटल केयर है, खासकर जो प्रसव पूर्व 3 महीने के पहले का जो देखभाल और केयर होता है, उसमें 100% रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने सुनिश्चित किया। एक बड़ी उपलब्धि ये होती है। तो ये कैसे वो संभव हो पाया? ये प्रेग्नेंट वीमेन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ANC रजिस्ट्रेशन, ये सबसे एक KPI जो नीति आयोग ने जो हमको सैचुरेशन करने के लिए बोला था। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का रजिस्ट्रेशन अगर किया जाए
तो पूरा गर्भवती माँ का पूरा टाइम हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसलिए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया। तो ये देखा गया कि 70% के आसपास हो जाते थे, लेकिन फिर भी 30% के आसपास लोगों का नहीं होता था रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए हमने आशा वर्कर को और आंगनवाड़ी वर्कर को अवेयरनेस क्रिएट किया और इसका क्या ज़रूरी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसका अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया और उनको समझाया क्या इसका फ़ायदा क्या है। और ये करके हमने घर घर में जाकर पहले क्या किया, ये प्रेग्नेंट होने का जो भी पोटेंशियल मदर्स कौन हो सकता है, इसका एक लिस्ट निकाल दिया। शादी हुआ, अभी रिसेंटली शादी हुआ, ये कौन कौन हो सकता है उसका लिस्ट निकाल दिया। और सारे जो भी महिलाएं के आइडेंटिफाई किए, सभी के घर में विजिट किया और विजिट करने के बाद जो भी जिसको आइडेंटिफाई किया इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने इंश्योर किया। इसके साथ साथ जो भी जूम कल्टीवेशन में जाते हैं और इन लोगों को भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी दिया गया और उनको बोला गया कि कैसा टेस्टिंग करना है, क्या होता है, और जब अगर प्रेगनेंसी होगा तो आपको क्या करना है, ये भी हमने इन लोगों को समझा दिया। इसके वजह से हमारे पास लोग आना शुरू कर दिए और इसके वजह से 100% हुआ। ये सितंबर में था, मैंने अभी भी रिव्यू कर रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यूज टू बी 100%। वर्मा जी, वीडियो हैं चूँकि आप वहाँ पर गंगानगर में ये भी देखने को मिला कि जो आप लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर डायबिटीज़ हो, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 100% देखने को मिला। तो ये कैसे संभव हो पाया? गंगानगर में हमने देखा, एस टोल्ड बाय सर ऑल्सो, कि वहाँ पे एक लोगों में एक हेसिटेंसी है टुवर्ड्स द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। तो एपैथी रहता है कि वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाना कम ही रहता है। इट मे बी इवन इट मे बी ड्यू टू द लास्ट जो कोविड-19 हुआ था, वो भी एक कारण हो सकता है। तो देखा कि वो जो 30+ जो एज ग्रुप है, जो टारगेटेड एज ग्रुप, हु आर टू बी ब्रॉट अंडर दिस स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो उसको हमने जो कारण अभी मैंने बोला, शायद और भी कारण अगर बोला जाए तो वो है कि हाउस होल्ड्स वो जूम फील्ड में रहते हैं। अभी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन जूम कल्टीवेशन। अगर सीजन में माने तो वो लोग जूम फील्ड में ही रहते हैं जी। तो वो सबको टेकल करने के लिए एस ऑल्सो टोल्ड बाय सर कि हमने वो ड्यूरिंग संपूर्णता अभियान में वीकली मार्केट डेज एंड एज वेल एज जहाँ पे गैदरिंग होता है उसको हमने टारगेट किया। हाँ, उसके बाद अलोंग विद जो गिव अवे थ्रू दी लॉटरी सिस्टम, वो जो हमने वो किए। उसके बाद हमने जो जहाँ यहाँ वहाँ के जो यूथ हैं उसको हमने रोपिन किया, एज वेल एज जो विलेज हेड जो कम्युनिटी लीडर है उसको भी हमने हेड किया। तो कहीं ना कहीं जो तमाम संभव तरीके हो सकते थे उनका आपने प्रयोग किया इस योजना को आगे ले जाने में। सॉइल हेल्थ कार्ड की मैं बात करूंगा डीसी साहब, क्योंकि इसमें केंद्रीय स्तर पे भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, सॉइल हेल्थ कार्ड एक अच्छी योजना है। किसान भाई जो हैं इसका फ़ायदा बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। आपके ज़िले की अगर मैं बात करूं तो इसके डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और किसानों तक इसका फ़ायदा आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? ये सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हमारा सॉइल में कितना फर्टिलाइज़र उपयोग करना है, हमारा सॉइल का न्यूट्रिएंट कैपेसिटी कितना है, ये सब कुछ जानकारी होता है। एक आम किसान के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा सॉइल का कितना हेल्थ है। तो पहले हमारा गंगानगर में इसका परसेंटेज बहुत ही कम थे, तो इसका पास जो जूम करने वाला लोगों के तो सॉइल कलेक्शन करना और उसके बाद टेस्टिंग करना भी मुश्किल था। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक ही सॉइल टेस्टिंग लैब थे। तो अराउंड हमारा 5000 के आसपास आम किसान गंगानगर ब्लॉक में था। तो इनका सारा सॉइल कलेक्शन करना और उसको टाइमली उसको टेस्टिंग कर उसका सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना भी मुश्किल था। तो इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड फैसिलिटी, सॉइल टेस्टिंग लैब जो हमारा केवी के धलाई डिस्ट्रिक्ट का एक केवी के है उसका यूज़ किया और मोबाइल एक सॉइल टेस्टिंग लैब का लागू कर दिया। और अगरतला में जो भी स्टेट सेंटर जो रिसर्च सेंटर है उसका भी यूज़ कर दिया। और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जैसा गोमती है हमारा नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है और खोवाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का भी केवी के का भी हेल्प लेके हमने 5-6 हज़ार के आसपास सॉइल हेल्थ कार्ड का टेस्टिंग 3 महीने के अंदर कंप्लीट करके
अभी किसानों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। ये करने के बाद अभी ऐसे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और किसानों खुद को पता है कि मेरा ज़मीन पे नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटाश कितना है, एनपीके कितना है, और क्या फर्टिलाइज़र डालना है, क्या नहीं डालना है, चूना डालना है कि नहीं, चूना ज़्यादा क्यों मेरा फसल अच्छे नहीं हो रहा हूँ, क्यों अच्छा हो रहा। तो इसके वजह से ये जो इनऑर्गेनिक और बाकी फर्टिलाइज़र यूज़ बहुत ही कम हुआ है और इसका फ़ायदामान अभी आने वाला फसल में दिखा जाएगा। और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में हमने ज़्यादा ध्यान दे पा रहा हूँ, तो और उसका सॉइल का हेल्थ फैसिलिटी भी और रेवेन्यू जो भी किसान का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी एक बहुत सारा मुद्दा हुआ है। जी, चूँकि ट्राइबल एरिया लगता है आपका और वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ड्रॉप आउट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, तो इस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से एड्रेस किया संक्षेप में? ये ड्रॉप आउट वाला मामला एक बड़ा समस्या पूरा ट्राइबल इलाका में है। इसमें कारण क्या है, इसके अंदर जाके इसका डिटेल में स्टडी करने का एक मौका मिला है ये जो प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे इश्यूज होता है। एक है रिमोटनेस के वजह से, जैसा मैं जूनियर बेसिक स्कूल में पास होने के बाद हाई स्कूल में जाने का बहुत दूर होता है, तो रोड कनेक्टिविटी का इशू, तो इसलिए हमने रोड कनेक्टिविटी में ध्यान दिया और बच्चों को हायर स्कूल का लेके जाने का प्लान कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी एक मेन मुद्दा है जहाँ पे बच्चों को लेके आने के लिए चाहिए। और इसके अलावा हमने अभी धरती आबा जुगा एक स्कीम है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, इसके अलावा PM जनमन का भी एक स्कीम है। इसके अंतर्गत हमने नया हॉस्टल्स 2-3 हॉस्टल हमने मेन एरिया में शुरू कर दिया। इसी कारण रिमोट एरिया में जो भी बच्चा है उसको हमने स्कूल में लेके आने का एक मौका मिला है। ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। देखने को मिला है कि आपने अपने ज़िले में वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कम पार्क का निर्माण अभी हाल ही में कराया है, जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है वहाँ की आम जनता के बीच में, तो कम्युनिटी में इसका क्या असर पड़ा है? मैं पहले जब बोला था कि गंगानगर ब्लॉक में ये जो भी मार्केट एरिया होता है बहुत ही अनसाइंटिफिक था, और जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन वेस्ट जो होता है कि चिकन का और उसके बाद मछली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका वेस्ट ऐसे ही फैल जाता था, फॉरेस्ट एरिया में फैलते थे और रास्ता में पूरा कचरा फेंका हुआ था और बहुत सारा प्लास्टिक और बहुत सारा गंदगी फैला हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में हमने एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का सुविधा दिया गया, लेकिन ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गंगानगर में हमने अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। नॉर्मली हमारा स्वच्छ भारत मिशन में बोला जाता है कि ये जो वेस्ट एग्रीगेशन और मैनेजमेंट SHG के माध्यम से करना है, लेकिन इसमें हमारा जो ग्रामीण इलाका में एक कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर 4-5 दीदी और लेडीज़ को हमने अगर इसको लागू कर दिया, इसमें लगा दिया, तो इनको मिनिमम 10,000 करके तो सैलरी देना पड़ता है। तो 50,000 महीने में सैलरी देने के लिए तो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो इसके वजह से जितने भी सेग्रीगेशन सेंटर शुरू होता है थोड़े दिन के बाद बंद हो जाता है। और उसके अलावा जो भी गंदगी अगर टाइमली हमने सेग्रीगेट नहीं किया, वो बहुत अनहाइजीनिक प्रोसेस में करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, और जो भी सेग्रीगेशन सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में बनाते हैं बहुत गंदा जगह होता है, तो इसमें तो लोग पसंद नहीं करते कि हमारे इलाका के पास में सेग्रीगेशन सेंटर हो, वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर हो। तो हमने इसको क्या किया, ये सेग्रीगेशन सेंटर को पार्क के रूप में कर दिया और पार्क में एक एंट्री फ़ी भी लगा दिया। तो पार्क में जो भी एंट्री फ़ी है वो भी SHG को मिल जाता है, और उसके बाद सेग्रीगेशन जो होता है इमीडिएटली करता हूँ, और उसको साफ़ सुथरा करके रखना और दीदी लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और ये जो पार्क है वो मार्केट से अराउंड 700 मीटर के आसपास ही कर दिया। तो वहाँ पे एक पार्क नहीं था, तो वहाँ बच्चा आना शुरू कर दिया, और वहाँ पे जो भी वो जैविक वर्मी कंपोजिट बनाते हैं उसका भी सेल हो गया, और जो भी टूरिस्ट आता है उसका चाय का सेल करना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, उसमें से भी रेवेन्यू शुरू हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बेहतर काम बतौर कलेक्टर वहाँ पर अंजाम दिया। और चूँकि समय यहीं पर समाप्त होता है और हमारी भी कुछ बंदिशें हैं समय की, आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो आपने देखा कि जो त्रिपुरा के धलाई ज़िले का जो गंगानगर ब्लॉक है, किस तरह से वो कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।